जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए ग्रुप ए के बच्चों के लिए हम सॉल्व करा रहे थे मॉडल पेपर 2। आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको ग्रुप ए के बच्चों के लिए एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 30 दिनों में 30 क्लासेस देनी जाएंगी। जिसमें कि अगर आप इन 30 क्लासेस को रेगुलरली पैटर्न पे ले लेते हैं तो आपको किसी भी अन्य चैनल से कोई भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अगर आप इस 30 दिनों की 30 क्लासेस को रेगुलरली ले लेते हैं, प्रॉपर्ली नोट्स बना लेते हैं, तो इंटेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने से और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर हम आपको आज 81 के आगे से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री के प्रश्न होने वाले हैं। इन केमिस्ट्री के टोटल 20 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 10 से भी अधिक जो क्वेश्चन होंगे वो सेम टू सेम टॉपिक से मिलते जुलते देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो भी क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, और ये आपका एक सेकेंड नंबर मॉडल पेपर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं ली है तो चैनल पर विजिट करके आप उन क्लासेस को जरूर ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का होगा, निम्नलिखित में से मिश्रण कौन सा है। आपको पूछा गया है स्टील दिया गया है, वायु दिया गया है, चाक दिया गया है, संगमरमर दिया गया है, धावन सोडा। धावन सोडा क्या, जो आप कपड़े साफ करने में जो सोडा यूज करते हैं उसी को बोलते हैं धावन सोडा। धावन सोडा का कभी कभी एग्जाम में फार्मूला पूछ लिया जाता है, केमिकल फार्मूला। तो धावन सोडा बहुत ही ईजी है, आपको पता होगा। और इसके साथ ग्लूकोज जो है इसका फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा तूतिया, जिसको कि कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट का ये सूत्र होता है। इसके साथ साथ ग्लूकोज की बात कर ले तो ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, आप बताइए। ग्लूकोज जो होता है इसका सूत्र जो होता है वो C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो ये सूत्र भी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी पूछ लिया जाता है ग्रुप ए के बच्चों के लिए। यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, पीतल जो है ये एक प्रकार की मिश्र धातु है। इसके अलावा वायु की बात कर लें तो वायु में अनेक प्रकार की बहुत सी गैसें जो है मिली होती हैं। इसके अलावा धूल के भी कण होते हैं, तो एक प्रकार से ये मिश्रण ही हुआ। तो अगर आप यहाँ पे केवल वायु को ही मिश्रण के रूप में छान देते हैं, अलग कर देते हैं, तो देखेंगे कि आपका यहाँ पे इसमें वायु है और इसमें वायु है, यानी इन दो ऑप्शन में तो बिल्कुल गलत हो जाता है। ये दो ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों में वायु है ही नहीं। अब बात कर लें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पीतल और वायु, इसके साथ साथ स्टील जो है ये भी आप प्रकार की एक मिश्र धातु होती है। इसके अलावा दूध जो है ये भी आपका एक प्रकार का मिश्रित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से मिश्रण कौन सा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन लगाएंगे। पीतल, वायु, स्टील एंड दूध, ये सभी जो है आपके मिश्रण के प्रकार हैं। इसके अलावा जो आपके अदर हैं वो सब आपके मिश्रण नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 81 का डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के साथ अल्पतम अभिक्रियाशील है। यानी इनमें से लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है। लिथियम की बात करें तो इसको Li से डिनोट करते हैं, सोडियम को हम Na से लिखते हैं, पोटेशियम को हम K से लिखते हैं और सीजियम को हम Cs से लिखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तत्व है, ये सभी आपके तत्व हैं, इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो कि जल के साथ H2O, ये आपका जल का आणविक फार्मूला होता है, ये जल के साथ सबसे कम अल्पतम यानी कम से कम अभिक्रियाशील करते हैं, यानी कि अभिक्रिया करते हैं। तो इनमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, लिथियम। लिथियम जो है वो आपका जल के साथ बहुत ही कम जो है अभिक्रिया करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिथियम है ये आपके आवर्त सारणी में सबसे ऊपर जो है मौजूद होता है। और आवर्त सारणी में हमने आपको एक वीडियो दी रखी है चैनल पर, आप चाहे तो देख सकते हैं। अभी कल की ही वीडियो पब्लिश करी गई है, उस वीडियो में बताया गया है कि आवर्त सारणी में अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं तत्वों की जो क्रियाशीलता है वो कम होती है, घटती है। तो क्योंकि लिथियम जो है वो हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम है, तीसरे नंबर पर परमाणु क्रमांक के आधार पर अगर आप देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण के आधार पे, तो तीसरे नंबर पर ही लिथियम आता है। सबसे नंबर पहला जो आपका तत्व आता है वो आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आपका हीलियम आता है, उसके बाद आपका लिथियम आता है। तो सबसे तीसरे नंबर पर लिथियम ही आता है, यानी सबसे ऊपर होने के कारण ये सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अच्छे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पोटास एलम K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस 24H2O। दोस्तों ये एल्यूमिनियम का फिटकरी जो होता है, फिटकरी इसका फार्मूला है, ठीक है। तो फिटकरी जो है इसका फार्मूला जो है एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी पूछ लिया जाता है। आपको 4 ऑप्शन कुछ इसी प्रकार से दे देंगे, उनमें थोड़ा थोड़ा जो है चेंज कर देगा। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से फिटकरी का जो है शुद्ध फार्मूला कौन सा है। तो आपको बिल्कुल ये कंठस्थ याद होना चाहिए, और अगर आप 10th लेवल में हैं तो ये बच्चों को क्वेश्चन बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे वर्बली कोई भी पूछ सकता है कि फिटकरी का फार्मूला बताओ। तो K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस 24H2O, ये होता है पोटास एलम या फिर फिटकरी से बोला जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस लवण जो है, जो आपका फिटकरी है, इसका सूत्र जो है, इसका लवण जो है वो किस प्रकार का लवण है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको बता दें कि ये जो है ये एक प्रकार का द्विक लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विक लवण। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निस्तापन एक प्रक्रम है जिसका प्रयोग होता है। देखिए निस्तापन एक प्रक्रिया है। अगर हम कोई, मान लीजिए आप खुदाई कर रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे धातु मिले हमें, तो धातु में हो सकता है लोहा हो। धातु में सबसे पहले आप यही सोचेंगे कि लोहा हो, या फिर उसमें एल्यूमिनियम मिला हो, ठीक है, एल्यूमिनियम मिला हो, या फिर हो सकता है उसमें कॉपर भी मिला हो। तो अनेक प्रकार की उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं, अनेक प्रकार के मिश्रण में रूप में हमें जो है धातु मिल सकता है खुदाई वगैरह में, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले उसका भर्जन किया जाता है। भर्जन की प्रक्रिया में क्या करता है, उसको पिघलाया जाता है, गलाया जाता है, और उसमें फिर नेक्स्ट जो प्रक्रिया होती है वो निस्तापन की क्रिया होती है। निस्तापन एक प्रक्रिया होती है जिसमें धातु को जो है शोधन करने की प्रक्रिया होती है। भर्जन किया जाता है, निस्तापन किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की भट्टियाँ होती हैं, परावर्तनी भट्टी, वात्या भट्टी, सिर्फ ये सब चीज़ें आपने अपने 12th लेवल में पढ़ी होगी। तो इन सब भट्टियों में जो है धातुओं का प्रगलन आदि किया जाता है। जैसे कि इसमें शोधन प्रक्रिया में क्या होता है ना, कि सभी तत्वों को अलग अलग कर लिया जाता है। तो यही प्रक्रिया होती है एक आपकी, ठीक है, निस्तापन की प्रक्रिया। तो पूछा गया कि निस्तापन जो प्रक्रिया है इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो अयस्क को बिना पिघलाए अयस्क में से वाष्पशील पदार्थों को निकालने के लिए हम एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका निस्तापन प्रक्रिया कहलाता है। क्या होता है? अयस्क को हम पिघलाते नहीं हैं। अब पिघलाते नहीं हैं इसका मतलब अयस्क पिघलना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टेम्परेचर जो है वो कम ही रखते हैं, लेकिन दाब जो है उच्च दाब पर होता है, ठीक है। अयस्क को बिना पिघलाए अयस्क में से वाष्पशील, वाष्पशील यानी अगर कोई अयस्क है यानी कोई धातु है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ द्रव पदार्थ मिले हों, ठीक है, तेल जैसा कुछ पदार्थ हो, तो उसको दूर करना होगा उसमें से। तो उसको दूर करने की जो प्रक्रिया होती है वो निस्तापन कहलाती है, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि अगर एग्जामिनर इसी क्वेश्चन से थोड़ा सा घुमा कर पूछ दे, अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ दे कि अयस्क को बिना पिघलाए, अयस्क को बिना पिघलाए शोधन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर निस्तापन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि के उपरांत तांबे की जो शुद्धता होती है वो कितनी होती है। देखिए तांबा जो है इसका शोधन की प्रक्रिया एक है कि इसमें विद्युत अपघटनी विधि द्वारा तांबे का शोधन किया जाता है। तो पूछा गया है कि जब तांबे का शोधन करते हैं आप विद्युत अपघटनी विधि से, तो जो तांबा हमें प्राप्त होता है वो कितना परसेंट शुद्ध होता है। तो 99.9%, 99.9% तक शुद्ध होता है वो तांबा। यानी कि ये शोधन की बहुत ही अच्छी विधि मानी जा सकती है तांबे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरहीमंडल में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है नाइट्रोजन और डी है ऑक्सीजन। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सही दे पाएंगे। देखिए अगर बात कर ली वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को, वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको बोलते हैं बरहीमंडल, ओके। अब जहाँ पर वायु की उपलब्धता बहुत ही नगण्य होती है, यानी कम से कम होती है, इस परत से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि इस मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो इस मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 600, यहाँ पे आप मान लीजिए 600 से लेकर के 1000 किलोमीटर, यानी आप पृथ्वी, आपका ये पृथ्वी हो गया जहाँ पे आप रहते हैं, पृथ्वी से जब आप 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे जाते हैं ना, तो आपको बरहीमंडल देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें भी विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है, ठीक है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, और 10,000 किलोमीटर अगर ऊंचाई पर आप चले जा रहे हैं तो वो जो है अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, ठीक है। बरहीमंडल जो है वो अंतरिक्ष में, यानी अगर आप बरहीमंडल के बाहर जाएंगे ना तो आपका अंतरिक्ष आ जाता है, समझ रहे हैं? हाँ, तो
विभिन्न प्रकार के मंडल जो है आपके बने हुए हैं, यहाँ पर आप लगाएंगे हाइड्रोजन। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर बारही मंडल की बात करी गई है। अगर आप वायुमंडल की बात की जाती है तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन ही है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपका ऑक्सीजन आता है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है, वहीं ऑक्सीजन की बात कर लें तो 21 पॉइंट समथिंग होता है। और कहीं अगर आप एक अच्छी बुक में देखते हैं तो आपको 20.03 जो है % लगभग जो है ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल इनमें से कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल, देखिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCH3COOH यानी ये आपका एस्टिक अम्ल है, HNO3 है यानी यहाँ पे HNO3 को आप जानते हैं, ये आपका इसको बोला जाता है HNO3 जो है इसको नाइट्रिक एसिड शायद बोला जाता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार। और ये आपका जो है H2SO4 है, इसको तो आप अच्छे से जानते हैं। ये तो आपका H2SO4 जो है इसे तो आप जानते हैं बहुत ही अच्छे से कि इसे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तेजाब भी आप इसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो सबसे दुर्बल अम्ल जो है वो आपका CH3COOH है, यानी कि सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये सबसे दुर्बल अम्ल है। दुर्बल यानी ये आसानी से जो है अपने पार्टिकल्स में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल में पानी मिलाया जाता है या फिर पानी में अम्ल मिलाया जाता है। अगर आपको कहीं बहुत ढेर सारा किसी बीकर में अम्ल रखा हुआ है, ठीक है, बीकर में कहीं अम्ल रखा हुआ है, तो अगर आप अम्ल में अचानक से पानी मिला दें, क्या मिला दें? अगर अम्ल में आप पानी मिला दें, ऐसे कि मिला दें पानी, तो क्या होगा? बहुत भारी विस्फोट हो सकता है, क्योंकि अम्ल जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलने का काम करता है और विस्फोट हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अम्ल में कभी भी पानी नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि पानी में बूंद बूंद कर करके अम्ल मिलाया जाता है, और उसको मिलाते मिलाते उसको किसी डंडे से हिलाते भी रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो विस्फोट होने की संभावना होती है। और जो आपका कांच का अगर कोई बीकर है उसमें अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो वो जो बर्तन होगा इसमें मिला रहे हैं ना, वो बर्तन विस्फोट के साथ टूट सकता है, खराब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया समीकरण SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का कार्य दर्शाता है, जो कि है 2H2S प्लस SO2। यहाँ पे आपको प्राप्त क्या हो रहा है? 2H2O यानी जल प्राप्त हो रहा है और सल्फर गैस प्राप्त हो रहा है। पूछा गया है कि ये जो है वो क्या दर्शा रहा है? SO2 जो है वो दर्शा क्या रहा है? आपसे पूछा गया 88 नंबर क्वेश्चन में। तो वो दर्शा रहा है क्या? ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन क्या होता है भैया? ऑक्सीजन और किसी रेडियोविद्युत तत्व का जो है निकलना क्या होता है? यानी यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पर जुड़ रहा है, जुड़ना जो होता है वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए गायब हो जा रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण का ये जो है दर्शा रहा है। SO2 जो है ना, वो जो है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपको दिख रहा है, H2S जो दिख रहा है आपको ना, इसका जो है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कर दे रहा है। कौन? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। एक से आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, SO2 जो है इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन अगर SO3 की बात कर ली जाए तो इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड करते हुए जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो समझा दे रहे हैं। आपको किसी भी चैनल से किसी प्रकार के कोर्स, पेड कोर्स लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? यहाँ पर बात करी गई है कि नाइट्रोजन जो है वो मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम जो है इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो जब नाइट्रोजन का मैग्नीशियम के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो हमें Mg3N2 प्राप्त होता है, यानी मैग्नीशियम नाइट्राइड प्राप्त हो जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है CHCl3, यहाँ पे होगा CHCl3 का IUPAC नाम क्या होगा? आपके 10th लेवल में बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ा होगा IUPAC नाम, अगर नहीं आता है तो देख लीजिए। देखिए CHCl3 है, यहाँ पर CH जो है वो क्लोरीन के 3 बांड के साथ जुड़ा गया है। यहाँ पे CHCl3 है। इसकी जब संरचना बनाने का प्रयास करेंगे तो CH जो है वो आपके क्लोरीन के 3 पार्टिकल से एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर दीजिए, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर दीजिए, एक क्लोरीन आप यहाँ पे चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप 3 जो क्लोरीन है उसको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो इसकी जो संरचना बन रही है वो कैसी बन रही है? इसकी जो संरचना बन रही है वो त्रिविमीय संरचना प्राप्त हो रही है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार की संरचना बन रही है, तो इसी को बोला जाता है त्रिविमीय संरचना। इसमें आपको इसका IUPAC नाम पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अंक पे, यानी यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो एक आ रहा है, यहाँ पर काउंट करेंगे तो एक के बाद ही जो क्लोरीन आ जा रहा है, यहाँ पर काउंट करेंगे तो एक के बाद ही क्लोरीन आ जा रहा है। यानी कि आप लिखेंगे इसका जो IUPAC नाम, वो क्या करेंगे? क्लोरीन 3 है तो आप 1,1,1 यानी एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, 1,1,1 और आपका 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्राई क्लोरो। और यहाँ पे आपके क्लोरीन की संख्या कितनी है? यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? CHCl में कार्बन की संख्या अगर 1 है तो आप लिखते हैं मेथिन। क्या लिखते हैं? मेथिन। अगर कार्बन की संख्या 2 होती है तो आप लिखते हैं
एथिन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो आपको यूट्यूब चैनल पे, हमारे ही चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं A2B2 स्टडी। आप रखिए A2B2 स्टडी और उसके बाद आप लिखिएगा IUPAC नाम। वहाँ पर हमने IUPAC नाम आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। अगर आप IUPAC नाम की वो वीडियो लेक्चर ले लेते हैं, आपको कहीं से भी और कुछ भी अगर नहीं आता है, IUPAC नाम निकालना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको हर एक चीज़ें वहाँ पे डिटेल में बताई गई हैं, आपको हर एक चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आकर के चैनल पर सर्च कर दीजिएगा। हो सकता है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर CSCL3 का IUPAC नाम जो और ज्ञात करना है तो वो आपका हो जाएगा क्या, CSCL3 का जो IUPAC नाम है वो आपका ट्राईक्लोरोमेथिन होगा, क्योंकि सबसे पहले मेथिन आता है। कार्बन की संख्या 1 है तो मेथिन होगा, C2 हो गया तो आपका एथिन हो गया, C3 हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्यों। कार्बन जो है इसके यौगिकों की संख्या अधिक इसलिए होती है क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, यानी ये श्रृंखला बना लेते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथिल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर एसीटेल्डिहाइड। तो यहाँ पे पूछा गया है ओजोन। ओजोन जो है इसका सूत्र होता है O3। अगर आप O2 लिख देते हैं तो ये ऑक्सीजन कहलाता है, लेकिन अगर आप O3 लिख देते हैं, O3 जो है ये आपका ओजोन का फार्मूला होता है। आपसे कोई वर्बली पूछ सकता है, आपके बड़े भैया आपसे पूछ सकते हैं कि ओजोन जो है इसका सूत्र क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। तो O3 जो है ये ओजोन का प्रतीक होता है, ओजोन को। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ओजोन जब मीथेन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो मेथिल एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, मेथिल एल्कोहल बनाता है। अगला प्रश्न है, बोरिक एसिड अम्ल है क्यों। बोरिक एसिड जो है वो एक प्रकार का अम्ल है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका अणु जल निर्मुक्त करने वाले प्रोटॉन से OH यानी OH लेता है। ठीक है, तो इसका अणु जो बोरिक एसिड है ना, इसका अणु जल निर्मुक्त करने, जल से संपर्क में आने पर क्या करता है, प्रोटॉन से क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन लेता है। क्या लेता है, ये जो आपको OH दिख रहा है ना, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। और ये आपका H+ जो होता है या फिर H अगर आपको दिख जाए तो उसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है, एक राइफल जिसकी नली 1 मीटर लंबी है 100 ग्राम की एक गोली को 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मुक्त करती है। गोली पर औसत बल जो कि पाउडर द्वारा लगाया गया है वो आपको याद करना है। बल यानी F का मान आपको ज्ञात करना है। इसके लिए मैं आपको साइड डिटेल बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर लें, भी यानी कि जो प्रारंभिक वेग है, सॉरी जो अंतिम वेग दिया है, प्रारंभिक वेग तो स्मॉल यू से लिखते हैं। अंतिम वेग जो दिया गया है वो 400 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो जो वैल्यू दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे भी की जो मान है, वैल्यू है जो आपको दिया गया कितना, 400 दिया गया है, ये आपको सबसे पहले लिख लेना है। इसके अलावा यू आपको दिया नहीं है इसलिए इसको हम 0 मान लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, हाँ यहाँ पर इसके अगर आप देखेंगे आप तो यहाँ पे 100 ग्राम की गोली दिया है, यानी M का मान दिया है, यानी वस्तु का जो भार है वो आपको प्रश्न में दिया गया है। तो आपको फार्मूला क्या यूज़ करना है, V² = U² + 2AS। सेम इसी फार्मूले पर यूज़ करेंगे। तो V की जगह पर हम क्या रखेंगे, 400। तो 400 का होल स्क्वायर बराबर V² बराबर U² + 2AS। तो U का मान हमने 0 रखा था तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस में 2AS था तो यहाँ पे रखेंगे 2 × A × S। क्या है, S जो है वो उसकी जो वजन है उसको रखा गया है, तो यहाँ पे हम 100 रख देंगे। ठीक है, जब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे 400 × 400 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर आपका 2AS है तो आपका यहाँ पे 200 क्या हो जाएगा, 200A हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 200A हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको A की वैल्यू निकालनी है तो A = क्या हो जाएगा, 400 × 400 डिवाइडेड बाई 2 × 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो A का मान है वो ज्ञात हो जाएगा, कितना आएगा, 800 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आएगा, A का मान जो है 800 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पाउडर का लगाया गया बल पूछा गया है, तो आप जानते हैं F = M × A। बहुत ही ईजी फार्मूला है, बहुत ही फेमस फार्मूला है, आपको ये फार्मूला जरूर पता होगा। ठीक है, तो F = M × A फार्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। तो F हमें ज्ञात ही करना है। M का मान प्रश्न में आपको दिया गया है कितना, 100 × A का जो मान है वो आपको यहाँ पे रख देना है। तो A का मान आपने अभी निकाला है कितना, 800। ठीक है, अब देखिए F = M × A हमने कर दिया है, 800 कर दिया है। लेकिन आपने एक ध्यान ध्यान ये दिया आपने कि जो 100 है, 100 ये जो आप दिख रहा है ये 100 ग्राम में है, तो ग्राम है इसलिए हमको इसको
किलोग्राम में चेंज करना होगा। आप जानते हैं कि ग्राम में से किलोग्राम में किसी वैल्यू को चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे दिया जाता है। बस इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। 1 2 3 जीरो से आप 3 जीरो को कैंसिल आउट कर दीजिए। 8 और आपका 10 बचा, यानी F इक्वल टू 8 इंटू 10 यानी कि 80। और बल का जो मात्रक होता है वो SI मात्रक न्यूटन होता है, तो 80 न्यूटन जो है वो हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा और अपने से खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। एक बार वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। प्रश्न देखते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो वैल्यू उसमें दिया गया है सबसे पहले उस वैल्यू को लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको फार्मूला जो है वो खुद समझ में आने लगेगा। फार्मूला जो है वो गति का फार्मूला इसमें आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता रहता है, जिसका कारण क्या होता है। देखिए, अगर कोई वस्तु है, अगर उसको आप किसी बाह्य बल का अभाव है, यानी आप किसी वस्तु के गेंद एक है, इस गेंद को आपने यहाँ पे फेंक दिया, फेंकने के बाद आपने उसको छोड़ दिया, उसको आपने टच भी नहीं किया, वो गेंद अगर ऐसे घूम जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, उस पर आप बल तो दे नहीं रहे हैं, आपने एक बार बल लगा के छोड़ दिया, लेकिन वो क्या कर रहा है ना, एक समान वेग से, यानी उसी वेग से, जिस वेग से आपने फेंका था उसी वेग से वो जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण जो होता है वो जड़त्व होता है। क्या होता है, जड़त्व होता है। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक इस फार्मूले पे एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। पूछा गया है कि एक गेंद को भवन की, यानी कोई घर की छत से आप कोई गेंद को ज़मीन पर गिरा रहा है, तो जब ज़मीन से आप, ये आपका घर है, ठीक है, आपका ये मकान है, ठीक है, आप इस छत पर चढ़ गए हैं, ठीक है, आप इस छत पर जो है चढ़ गए हैं, ठीक है। अब इस पर आप एक गेंद जो है वो नीचे गिरा रहे हैं, तो जो गेंद है ना, इस धरती पर आने में कितना 3 सेकेंड का समय ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि गेंद का पृथ्वी की ओर जो त्वरण है, यानी ए का मान जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी, आपको एच जो है वो ज्ञात करना है। तो गति का ही फार्मूला यूज करेंगे। एच इक्वल टू क्या होता है, एच बराबर, आपका गति का फार्मूला होता है एच बराबर UT प्लस 1/2 AT²। इस फार्मूले को आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, इसको हम डिलीट करेंगे। देखिए, H इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT²। अब यहाँ पे H का मान आपको ज्ञात ही करना है, तो H बराबर रख लीजिए। देखिए, प्रारंभिक वेग अगर आपको जब भी नहीं दिया हो प्रश्न में, तो आप U जो होता है, U स्मॉल u, इसको ही प्रारंभिक वेग बोलते हैं, और V जो होता है उसको जो है अंतिम वेग कहा जाता है, ठीक है। जब आपको जब भी प्रारंभिक वेग नहीं दिया है ना, तो उसको आप वैल्यू 0 रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़, क्या देखेंगे, अब u का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो t का मान भी गुणा होगा उसके साथ, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट 0 ही आ जाएगा, तो 0 रख दीजिए या फिर इस वैल्यू को हटा दीजिए। तो h इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² था, तो UT को यहाँ से हम हटा सकते हैं क्योंकि प्रारंभिक वेग तो 0 था। तो h बराबर 1/2 AT²। अब हमारा फार्मूला ये बनता है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो h इज इक्वल टू 1/2, ए का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर कहाँ दिया है, 10 दिया है थोड़ा ना, तो 10 रख दीजिए, इंटू टी का मान दिया है 3 सेकेंड, तो 3² T² दिया है, तो 3 तिया के 9, 2 से इसको काट दीजिए, 2 5 10, 5 9 कितना हो जाएगा 45, 45 ही होगा ना। 5 और 9 का गुणा करेंगे तो आपका कितना वैल्यू आएगा, 45 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 45 आपका आ रहा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका क्या होगा बताइए। 45 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आपका इसमें करेक्ट आंसर आप लगा के आएंगे, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में वो आंसर दिखता है तो आप वो लगा के लाइएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फार्मूले को अगर आपने नोट कर लिया है, अगर आपको एग्जाम में केवल फार्मूला ही याद है ना, आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, आपको केवल फार्मूला भी याद है ना, तो आप फार्मूले से उस क्वेश्चन को खाली उसमें वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट शक्ति के मोटर को 10 मीटर गहरे कुएं से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा जो है वो कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल जी जो है, गुरुत्वाकर्षण का मान आपको 9.8 दिया गया है प्रश्न में। नहीं दिया होता फिर भी आपको यहाँ पे 9.8 या फिर 10 आपको रखना होता है, आपकी वैल्यू जो है वो लगभग में आ जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, इसको छोड़ देंगे, हम स्किप कर देंगे। स्किप नहीं कर सकते आप हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। और देखिए, अगर ग्रुप ए की बात कर लें तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होते हैं। और इसके साथ साथ आपके एग्ज़ाम में, ग्रुप ए के बच्चों में एग्ज़ाम में जो है, फिजिक्स की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर लें, सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पर आप ध्यान देंगे तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे एक अच्छे स्कोर के साथ, क्योंकि आप केवल ऑब्जेक्टिव्स पे रहेंगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल जो है इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर 1 किलोवाट शक्ति की मोटर को 10 मीटर गहरे कुएं में
कुएं से पानी उठाने के लिए एक मोटर है 10 मीटर कुआं है, एक कुआं सबसे पहले बना लीजिए, एक कुआं है भाई। इस कुआं जो है ये 10 मीटर गहरा है, 10 मीटर गहरा कुआं है। अब इसमें से पानी निकालना है, एक मोटर है, ठीक है, 1 किलोवाट का। अब प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा कितनी होगी, कितनी पानी जो है उठा पाएगा वो, ये पूछा गया आपसे प्रश्न में, ठीक है। तो इसके लिए आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, पावर इक्वल टू क्या, W/T, P इक्वल टू W/T। ये फार्मूला आपने पढ़ा है? जिस बच्चे ने इस फार्मूले को पढ़ा है वो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी फार्मूला है। आपने अपनी 8 कक्षा में, 8वीं कक्षा में, 5वीं कक्षा में भी इस फार्मूले को पढ़ा होगा। P बराबर W/T, यानी सामर्थ्य बराबर कार्य बटा समय, ठीक है। तो P बराबर W क्या है, कार्य है। तो देखिए W की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू W/T होता है ना, P बराबर W/T होता है। तो W बराबर भी एक फार्मूला होता है, W इक्वल टू mgh होता है, ठीक है। तो यहाँ पे W की जगह पर हम mgh लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम mgh/T था तो T लिख दीजिए, नीचे नीचे हमने जो था वही उतार दिया है। अब इसके बाद पावर तो हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है। पावर हमें नहीं, पावर तो हमें दिया हुआ है 1 किलोवाट, और आप जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से पता है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, डायरेक्टली इससे ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे P बराबर mgh/T का यूज़ करना है। अब हमें P तो पता ही है, 1 किलोवाट पता है ना, तो यहाँ पर हम रख दीजिए कितना, 1000 रख दिया हमने, इक्वल टू m तो हमें जो है ज्ञात करना है, जो द्रव्यमान होगा पानी का वही तो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे m रख दिया, इंटू जी का मान हमें प्रश्न में दिया है 9.8, प्रश्न में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है सर, 9.8 रख दीजिए। T यानी समय, तो यहाँ पे समय कहीं दिया लग रहा है आपको, समय जो है वो कहीं आपको दिख रहा है कि समय दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 किलोवाट शक्ति के मोटर को 10 मीटर कुएं से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो mgh का मान हमें दिया है कितना, 10 मीटर, तो यहाँ पे आप नीचे लास्ट में 10 रख दीजिएगा। डिवाइडेड बाई T का मान आपको कितना दिया है, तो T का मान जो है वो आपको कितना दिया है, 1 किलोवाट, 10 मोटर को 10 मीटर कुएं उठाने के लिए प्रति मिनट यहाँ पे दे दिया गया है, प्रति मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो आपको एक नहीं रखना है, आपको सेकेंड में चेंज करना होता है ना, तो आप यहाँ पे नीचे रखेंगे 60। अब आती है असली बात, आपको हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आपको m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो m की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ से सभी वैल्यू को काट पीट करके, तो m की जो वैल्यू है वो आपका 612.24 लगभग के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मिला जुलाकर आपको फार्मूला यूज़ करना है, P इक्वल टू W/T पर, और W इक्वल टू mgh होता है, ठीक है। जब भी आपको किसी पानी की ऊंचाई, हाइट वगैरह पूछती है तो आप इसमें इस फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला जो ये 100 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 2024 से पहले, 2024 का एग्जाम तो भी होने ही वाला है, आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, एक जो क्वेश्चन है वो ये वाला 110% आता ही आता है, कन्फर्म है ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आपका 4 मार्क्स फिक्स हो जाता है, 4 मार्क्स जो है वो बिल्कुल फिक्स है, मैं कन्फर्म बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ही ईजी है, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत ही ईजी है, मतलब इससे ईजी क्वेश्चन जो है वो नहीं हो सकता है। बस आपको फार्मूला पर ध्यान रखना है। क्या दिया गया है, 30 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, एक गोली है भाई, गोली, ठीक है। वो गोली जो है वो 30 ग्राम की है, 30 ग्राम की एक गोली है, ठीक है। वो गोली जो है वो 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से राइफल में से निकल रही है। राइफल में से कोई गोली निकलेगी तो ऐसे ही तो जाएगी, निकलेगी नहीं, उसका कोई स्पीड तो होगा ही, जिसके कारण राइफल की 60 सेंटीमीटर से वेग से प्रतिक्षेप करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अब राइफल का द्रव्यमान आपसे पूछा गया है, m का मान आपसे पूछ लिया गया है। फार्मूला नोट करिएगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इस फार्मूले का आप यूज़ कब करेंगे, जब कभी भी आपको राइफल की जो है, राइफल की 2 गति दी होगी, 2 स्पीड अगर आपको प्रश्न दिया होगा, तब आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, m1v1 इक्वल टू m2v2। 30 ग्राम जो है वो पहले का आपको दिया गया है, तो आपको m2 का मान इसमें, सॉरी m1 का मान आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है, m2 का मान आपको दिया गया है, m1 आपको ज्ञात करना होगा। तो चलिए m1v1 बराबर m2v2, इसको आप चाहें तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नोट कर लीजिए ज़रूर से, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये आने वाला है, एग्जाम में कन्फर्म आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप फार्मूले का यूज़ करेंगे तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं आप, ठीक है।
M1 का मान आपको याद करना है तो M1 रख दीजिएगा। V1 की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको मीटर में चेंज करना होगा, तो आप क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। बराबर में M2 का मान दिया है 30 और V2 का मान भी दिया गया है 30। अब आपको इसको बिल्कुल सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 30 के दूना 60, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 से इसको काट दीजिए तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, यानी M1/100 इज इक्वल टू 15। M1/100 इज इक्वल टू 15 और नीचे आपका यहाँ पे 1 था। ठीक है, अब यहाँ पे M1 बराबर निकालेंगे तो M1 बराबर 15 और यहाँ पे 2 आपका 0 बढ़ जाएगा क्योंकि 100 से गुणा हो जाएगा। M1 बराबर 1500, यानी 1500 ग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है, M1 इक्वल टू 1500 ग्राम आ रहा है। अब वो देखिए 1500 ग्राम दिया है, लेकिन ऑप्शन जो आपके हैं वो सभी किलोग्राम में दिया है। तो क्या करिए, एक हाथ से तुरंत भाग दे दीजिए भैया, एक हाथ से भाग दे दीजिए। जब एक हाथ से आप भाग देंगे इसमें तो क्या होगा बताइए, किलोग्राम में चेंज करना है इसको आपको है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो इसको जब आप 1500 ग्राम को चेंज करेंगे तो 1 किलो 500 ग्राम कहेंगे कि नहीं कहेंगे, 1 किलो 1.5 किलोग्राम आप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो थे इसका आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये आपका मॉडल 2 पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके पहले आपको 4 जो वीडियो के लेक्चर हैं वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, उन वीडियोज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप उन क्लासेस को अच्छे से लेते हैं तो आपको इंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपको कोई भी किसी भी चैनल से पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ में आपको वहाँ पर डायरेक्ट डेली जो है क्विजेस कराए जाते हैं। उस क्विज को देकर के आप अपनी परफॉर्मेंस को और भी इनक्रीज कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेट के साथ। धन्यवाद।